हम बात करने वाले स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में आप लोगों से एनिमल पर, पशुपालन पर स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे। पशुपालन में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं पोल्ट्री पर बेस्ड, मुर्गी पालन पर बेस्ड। हर साल स्टूडेंट्स यहां से लगातार हम लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखते हैं कितने बच्चों से यहां से क्वेश्चन निकलते हैं। तो बच्चों ये बताइए, आपने मुर्गी देखा है? सभी लोगों ने कभी ना कभी तो अपने लाइफ में मुर्गी देख ही लिया होगा, सच में देखा होगा, आमने सामने देखा है? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है। चलिए, यदि आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों से पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, आइए जरा चेक करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? मुर्गियों के शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या है? ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं क्या आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। विच इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ अ चिकन। चिकन का मतलब मुर्गी होता है, ठीक है। चिकन का मतलब मांस मत समझना, मांस को भी कहते हैं लेकिन यहां संबंध मुर्गियों से होता है। मुर्गी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मुर्गियों के शरीर में सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो क्या स्टूडेंट्स सबसे बड़ी उनकी जो है वो आंखें होती हैं? आंख जो है क्या ये सबसे बड़ा अंग होगा? या सबसे बड़ा अंग स्टूडेंट्स इन लोगों का हार्ट होगा, मतलब हृदय, ठीक है। या स्टूडेंट्स जिसे हम लोग दिल कहते हैं, या इसमें स्टूडेंट्स लीवर होगा, लीवर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिगर कहते हैं। लीवर या जिगर के नाम से जानते हो आप लोग, ठीक है। या स्टूडेंट्स लंग्स होगा जिसे हम लोग कहते हैं फेफड़े, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़े के नाम से जानते हैं। बताइए सबसे बड़ा शरीर का कौन सा अंग यहां पर आपको नजर आ रहा है मुर्गियों में? ऑप्शन सी के साथ आप जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड। और कोई है जो ऑप्शन सी के साथ जाए? चलिए, तो स्टूडेंट्स आइज नहीं होगा, लंग्स नहीं होगा। आइज और लंग्स ये दो चीजें नहीं होंगी। अब बताओ किस आंसर के साथ जाना चाहोगे? तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है आप लोगों का लीवर। जी, मुर्गियों के शरीर में सबसे बड़ा जो, ठीक है, अंग है जिसे हम लोग यकृत भी कहते हैं हिंदी में, लीवर, जिगर या यकृत कहते हैं, ये सबसे बड़ा अंग होता है मुर्गियों के शरीर में। लीवर समझते हो आप लोग? समझते हैं लीवर किसको कहते हैं? कई बार आप लोगों ने सुना होगा हमारा लीवर खराब है, हमें खाना नहीं पचता, हम जो भी खाते पीते सर वो हमको लगता नहीं है। फिर आप, ओहो लीवर का मतलब किडनी होता है, लीवर का मतलब किडनी होने लगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, नहीं होता भैया, नहीं होता है, ठीक है। चलिए, गड़बड़ गड़बड़ ना करें, अपने बॉडी पार्ट पता होना चाहिए जो आप लोगों को पहली दूसरी क्लास में सिखाते हैं, पहली दूसरी क्लास में सिखाते हैं, हमें सीखना पड़ेगा। चलिए दिखा देते हैं भैया, देख लो, ठीक है, गड़बड़ मत कर देना। चलिए, तो लीवर कहां होता है और कौन सी चीजें कहां होती हैं, जरा ध्यान से आप समझिएगा। ये है बच्चों आप लोगों के इंसान का डायग्राम, आपको इंसानों के डायग्राम से समझा रहे हैं, जिससे पहले अपना अपना समझ लो, मुर्गी का बाद में समझते बैठना। लंग्स ऊपर होते हैं जिसे फेफड़े कहते हैं, तो दो लंग्स होते हैं हमारे, लेफ्ट और राइट, दो लंग्स होते हैं, एक खराब भी हो जाए तो एक से काम चल जाता है। फिर बीचों बीच में हमारा हार्ट होता है, हृदय जिसे हम लोग कहते हैं, दिल कहते हैं। लीवर उसके नीचे होता है, लीवर के जस्ट पास में होता है आपका स्टोमच, मतलब जिसे हम लोग पेट कहते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो है स्प्लीन होती है, उसके बाद में आप लोगों के नीचे सारे जो है और पार्ट होते हैं, स्मॉल, ठीक है। इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत है, फिर नीचे जाओगे तो बड़ी आंत हो जाती है, तो लीवर है। यदि ये लीवर में यदि प्रॉब्लम यदि आ गई आप लोगों की, ठीक है, तो क्या होगा भैया, तो आप जो भी खाते पीते हो वो शरीर को नहीं लगता है, जो भी खाते पीते हो शरीर को नहीं लगता है, ठीक है।
मतलब यदि आप मोटा नहीं रहे हैं, बचपन से जैसे हैं आज भी वैसे ही हैं, मतलब लीवर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है आपकी, याद रखिएगा। चलिए अब आप लोगों को लीवर जो है किसका दिखा देते हैं, मुर्गी का दिखा देते हैं, क्योंकि मुर्गी का पूछा गया है, तो मुर्गी का देख लो भाई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यदि आप उनके लीवर पर ध्यान देंगे तो मुर्गी के शरीर में आपको इतना बड़ा लीवर मिलता है। अब मुर्गी का शरीर देखो और उसमें लीवर देखो, हाँ देखना पड़ेगा, डॉक्टर लोग कैसे आपका ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये शरीर का हिस्सा है लीवर वाला भाग, किसका, मुर्गियों का। यदि आप उसके साथ देखना चाहते हैं कि सर हमको प्रैक्टिकली वाला दिखा दीजिए, मुर्गी के शरीर में लीवर कहां पाया जाता है, मुर्गियों के शरीर में लीवर कहां पाया जाता है, सर वो प्रैक्टिकल वाला दिखाइए जिससे हमें समझ में आएगा। तो ये रही आपकी मुर्गी, पहले आप मुर्गी देख लिए, सारे पार्ट देख लो पहले मुर्गियों के, सारे पार्ट देख लिए। अब देखो जो लाल रंग का आपको नजर आ रहा है वो क्या है, वो है आपका लीवर। यदि उसको और जूम कर दिया जाए तो ये देखो, ये है आप लोगों का लीवर, दिख गया मुर्गियों में लीवर कहां पाया जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं मुर्गियों का लीवर काटना है आपको, तो मुर्गियों का लीवर कहां मिलेगा भैया, पीछे तरफ, सामने तरफ, नीचे की ओर, सामने नीचे की ओर, या गर्दन में। तो ढूंढ के दिखा तो दोगे ना लीवर कहां होता है, कि नहीं दिखाओगे। एक यदि आप पोल्ट्री फार्म चलाओगे ना बेटा, तो ये आप लोगों को एक इस तरीके से डायग्राम मिलता है, जैसे मार्केट में कैलेंडर लेने जाते हैं ना नए वर्ष के लिए, तो वैसे ही ये मिलता है। यदि आप पोल्ट्री फार्म चलाओगे तो ये पूरा आपको पढ़ना पड़ता है, बॉडी पार्ट, जैसे ह्यूमन के बॉडी पार्ट पढ़े होंगे आप लोगों ने, नर्सरी में सिखाते हैं। जब आपने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ा होगा तो टीचर एक, ठीक है, लकड़ी लेके सिखाती है, ये आपकी आईज है, ये आपकी नोज है, ये आपके, ठीक है, चीक है, ये आपके हेयर हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो फिर बहुत दिक्कत है, एक दूसरे को मिला मत देना, बॉडी के पार्ट पता होना चाहिए, नहीं पता तो आज देखिएगा कि छोटी आंत कहाँ है, बड़ी आंत कहाँ है, सारे पार्ट देखिएगा, और किस पार्ट का क्या यूज होता है, अपने शरीर के बारे में कम से कम पूरी जानकारी हो। कपड़े खरीदने जाओगे तो 10 वैरायटी देखोगे, 10 चीजें ढूंढेंगे आप, 10 दुकानें भी घूम लोगे, अपने शरीर के बारे में जानकारी नहीं है, गलत बात है। चलिए सबसे बड़ा अंग कौन सा है मुर्गी के शरीर का, लीवर है। बोले ठीक है सर, ये क्वेश्चन तो हमसे अब बन जाएगा। अब मैं यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, सबसे छोटा भाग कौन सा भाई जरा मुझे बताना, मुर्गियों के शरीर का सबसे छोटा वाला भाग कौन सा है, कौन सा आर्गन जो है छोटा है, एनीवन। यदि पेपर में दिया जाए तो क्या लिखोगे आप, आंख, नोज, जी, ओवरी, अंडाशय, गर्भाशय। चलिए तो स्टूडेंट्स सबसे छोटा वाला जो भाग होता है वो होता है ओवरी, ओवरी मतलब होता है गर्भाशय, क्या होता है, गर्भाशय। ठीक है, ये सबसे छोटा वाला भाग इनकी बॉडी में होता है। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, जो ओवरी वाला भाग है, ठीक है, ये सबसे छोटा वाला भाग होता है। बोले बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी यहां से यदि पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। अब बच्चों आप ये बताइए मुझे, ठीक है, पेपर में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं जिससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बताइए बच्चों, इंसान जो हैं वो क्या बारिश के मौसम में बीमार होने लगते हैं, सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मली होता है क्या बारिश के समय में, क्यों भाई ऐसा क्या हो जाता है बारिश के समय में, क्या ठंड के समय में भी ऐसा होता है सर्दी खांसी जुकाम। बोले हाँ सर बिल्कुल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो बोले सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो टेम्परेचर हो जाता है।
हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर हमें चाहिए। तो नॉर्मली टेम्परेचर कितना होता है? वो सर नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस भी यदि होगा तो भी हम सरवाइव कर जाएंगे। यदि 40 तक भी हो जाएगा तो भी सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये टेम्परेचर हमारे लिए बिल्कुल ठीक ठाक है। 37 जो है ये हमारे लिए आदर्श टेम्परेचर है। यदि हम इस टेम्परेचर में रहेंगे ना तो हमको सर्दी होगी, ना खांसी, ना जुकाम, ना बुखार, कभी कुछ नहीं होने वाला है। बस हमारा ठीक खान पान ठीक रहे, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी नहीं, जीवन भर बीमार नहीं पड़ेंगे। इस टेम्परेचर पर यदि हम रहेंगे तो जीवन भर बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी कुछ नहीं होगा हमें। यदि हम कोई हैवी चीज भी खा जाएंगे, जैसे मम्मी ने कुछ स्वादिष्ट बना दिया तो ज्यादा खा लिए, तो भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये टेम्परेचर पर जो हमारे लिए एक आइडियल टेम्परेचर है, ठीक है। लगभग कौन सा टेम्परेचर? 98 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में लगभग 98 फ़ारेनहाइट के आसपास। ये फ़ारेनहाइट में है, यूनिट फ़ारेनहाइट की है, ये सेल्सियस की है। इसमें हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी का मौसम चालू होता, हम बीमार हो जाते हैं। ठंड का, बारिश का मौसम चालू होता, हम बीमार हो जाते हैं। तो जो वेदर चेंज होता है तो हमें या तो सर्दी खांसी जुकाम होगा, या तो वायरल फीवर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। वो टेम्परेचर परिवर्तन होने के कारण से होता है। तो क्या स्टूडेंट्स मुर्गियों के बॉडी का भी कोई एक टेम्परेचर होता होगा? जी, क्या मुर्गियों के भी बॉडी का एक टेम्परेचर होगा? बताइए हाँ या ना। तो बोले यस सर, बिल्कुल इनके बॉडी का भी एक टेम्परेचर होता है। कितना होता है भैया? मुर्गियों के लिए बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 106 फ़ारेनहाइट। बहुत शानदार। जी हाँ स्टूडेंट्स, 106 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। यूनिट ये फ़ारेनहाइट में है। किसमें है? फ़ारेनहाइट में है। उसको यदि हमें किसमें चेंज करना है? डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में यदि उसे कन्वर्ट करना है तो क्या निकल कर आएगा? 100 के आसपास में। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स लगभग लगभग ये निकल के आएगा 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। ये 105 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है। 105, 106, ये आपका 41-42 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। सेल्सियस में ये है, फ़ारेनहाइट यूनिट में ये है। बोले सर ठीक है, क्लियर है। इस टेम्परेचर से यदि टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो मुर्गियां बीमार हो जाएंगी। मुर्गियां बीमार होना चालू हो जाएंगी। तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। कभी दस्त लगने लगेंगे, कभी इनको वोमिटिंग, उल्टियां टाइप की होने लगती हैं, ठीक है। कभी ये अंडे नहीं दे पाएंगी, कभी शरीर में दाने दाने आ जाते हैं। आपने सुना छोटी माता बड़ी माता, कई बार चेहरे में वो चिकन पॉक्स नहीं हो जाते? बोले यस सर, बिल्कुल हो जाते हैं। किस कारण से होते हैं? क्लाइमेट के कारण से तो होते हैं, तो इनको भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां इनको हो जाती हैं। तो बोले ठीक है सर, क्लियर है, समझ में आया। टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरी है इन लोगों के लिए। तो यदि मैं आपसे चर्चा करूं कि भैया क्या हम घरों में खाना को जब बनाते हैं तो क्या हमेशा कच्चा खाना बनाते हैं? जैसे मम्मियां जो है सब्जियां बनाती हैं तो मम्मी ने तेल लिया एक कढ़ाई में और उसमें जो है सब्जियां डाल दिया और 2 मिनट रखने दिया, मैगी टाइप, और तुरंत निकाल के आपको दे दिया। ऐसा करते हैं क्या? मम्मियां आधे आधे घंटे तक सब्जियों को उबालती रहती हैं, ऐसा क्यों भाई? मम्मियां लोगों ने कहां से पढ़ा? हम तो इस जनरेशन में है कि हमारी जो मम्मियां हैं वो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। आज के हाईटेक जमाने से वो उनको ज्यादा मतलब नहीं है। फिर उनको कैसे पता कि सब्जियों को आधे घंटे तक जो है वो फ्राई करना होगा, उबालना होगा? तो बोले सर ये टेम्परेचर जो है ये पुरातन चला आ रहा है, उसके लिए हमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन उन्हें समय मालूम है, उन्हें क्वालिटी मालूम है। देखकर पहचान जाती है कि सब्जियां तैयार हुई है या नहीं हुई है। वो प्रैक्टिस है, या तो प्रैक्टिस हो या तो आपने पढ़ा हुआ हो। और जब आपके पास में प्रैक्टिस और आपने पढ़ा हुआ जब दोनों हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं बेटर, सबसे बेटर, ठीक है। टॉपर की लिस्ट में आ जाते हैं आप, याद रखिएगा। दोनों ही होना चाहिए आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों होना चाहिए। इसलिए हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल भी है,
हमारे सिलेबस में थ्योरी भी है, लेकिन हम केवल थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल से हमें कोई लेना देना होता नहीं है। टीचर कहते हैं हम आपको नंबर दिला देंगे, क्या टेंशन है, तो पूरे में से पूरे नंबर अपने को मिल जाते हैं। टीचर की थोड़ी बहुत, ठीक है, आओ भगत कर देते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, इससे काम हमारा हो जाता है। चलिए, तो पेपर में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल करो या ना करो। व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर अप टू which raw chicken, which raw chicken should be boiled, should be boiled or fried, or fried to kill any bacteria, any bacteria or virus। अब बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही काम की चीज बता रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन से पेपर में आया है क्वेश्चन, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए कच्चे चिकन को किस तापमान तक उबालना चाहिए, किस तापमान तक उबालना चाहिए जी। यदि सही टेम्परेचर यदि मेंटेन नहीं किया गया उबालने का, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बताइए लगभग कितने टेम्परेचर तक हमें उबालना चाहिए जिससे सारे बैक्टीरिया जो हैं वो समाप्त हो जाएं और हमारा चिकन जो है बिल्कुल, ठीक है, बेकार ना हो। बताओ किस टेम्परेचर पर चिकन को उबालना चाहिए। बोलो सर हम लोग ना नॉन वेजिटेरियन है, शाकाहारी शुद्ध, हमको ये मांस के बारे में कुछ नहीं मालूम सर कि कितने देर तक मांस को गर्म करना चाहिए। को भी तो उबालते हो नहीं उबालते हो, घर में सब्जियां भी उबालते हो, कोई भी सब्जी बनाते हैं तो बिना उसको, ठीक है, बनाए हम नहीं खाते। कच्ची सब्जी तो नहीं खाते आप लोग कि टमाटर ला दिए कच्चा ही खा लिए रोटी के साथ में, गोभी लेकर आ गए उसको काट दिए छोटे छोटे पीस में और डायरेक्ट ले लिया आपने, ऐसा तो नहीं करते हो। चलिए बेटा, ये टेम्परेचर आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो ये है 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस। बोले सर नहीं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस नहीं, क्या है, फ़ारेनहाइट है। बोले इतने टेम्परेचर पर हमें क्या करना पड़ता है, उस मांस को गर्म करना पड़ता है, बॉईल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोले ठीक है भाई, क्लियर है। अब यदि मैं इसे सेल्सियस में लूं तो ये 76.6 डिग्री सेल्सियस आएगा। सेल्सियस एक अलग यूनिट है, फ़ारेनहाइट एक अलग यूनिट है। ये फ़ारेनहाइट वाली वही यूनिट है जो आप लोग बीमार हो जाते हैं तो वो थर्मामीटर में होती ना, डॉक्टर बोलता है आपको 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, ठीक है, तो ये वही वाली बुखार है फ़ारेनहाइट वाली, फ़ारेनहाइट में होता है। फ़ारेनहाइट में न क्या है ये, तो सर ये थर्मामीटर में मिलेगा। सेल्सियस ये नॉर्मल है जो आप लोगों का, ठीक है, किचन में होता है, किचन में महिलाएं जो खाना बनाती है, रूम टेम्परेचर जो होता है वो हम लोग सेल्सियस में उसको बोलते हैं। तो यदि फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी। इतने डिग्री सेल्सियस तक उसको उबालना है, या फ़ारेनहाइट मतलब इस फ़ारेनहाइट पर उबालना है, तब जाके चिकन में से क्या होंगे, बैक्टीरिया समाप्त होंगे। और यदि आपको अधपका मिल जाए, जैसे कुछ लोग हैं चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, पता नहीं और क्या क्या मार्केट में मिलता है, तो जो भी मार्केट में आपका क्या मिलता है, मीट वाला, मांस वाली चीजें मिलती हैं, यदि उस मांस वाली चीज को, ठीक है, कस्टमर ज्यादा आने के चक्कर में कई बार क्या होते हैं, आप लोग भी जल्दबाजी नहीं करते, कई बार शादियों में देखा होगा पूड़ी कम हो गई, चावल कम हो गया, दाल कम हो जाती, कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा यदि आप थोड़ा बहुत घर से जुड़े हुए हैं। तो जल्दबाजी में जब खाना बनता तो आपको पता है अधपका बन जाता है, जल्दबाजी में जैसा बनता वैसा ही पहुंचा देते हैं कि मेहमान बाहर जाके चुगली ना करें कि
ठीक है, खाना खत्म हो गया था, हाँ या ना? बोले हाँ सर बिल्कुल होता है। तो वो अधपका गया ना? बोले हाँ सर। उस खाने को जितने भी लोग खाएंगे सबका जो डाइजेशन है वो खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा सबका। तो वैसे ही यदि मान के चलो किसी रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भीड़ आ जाए, जैसे कोई ओकेशन वगैरह हो, ठीक है, न्यू ईयर हो, कोई और भी त्योहार हो, उस त्योहार में आप मान के चलो रेस्टोरेंट खाना खाने गए, तो 100% है कि आपको चीजें जो है वो थोड़ी बहुत क्या मिलेंगी, कम ज्यादा ही मिलेंगी, सही तरीके से नहीं दी जाएंगी, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, भीड़ को मेंटेन करना है, तो कहीं दाल में पानी ज्यादा रहेगा तो चावल अधपका रहेगा। यदि मांस के साथ में यदि ऐसा हो जाए, ठीक है, कि मांस कैसा मिल जाए, कच्चा ही मिल जाए, उसको सही तरीके से ना पकाया गया हो, और यदि आपने वो मांस खा लिया और बाय चांस वो मांस जो है वो किसी मुर्गी, इन्फेक्टेड वाली मुर्गी का था, उस मुर्गी को किसी ना किसी प्रकार की बीमारी थी, भाई मुर्गी को बीमारी थी, पता चल गया किसी पोल्ट्री फार्म वाले को कि भैया मेरे पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां बीमार होने लगी है, तो क्या वो मुर्गियों को बेच देगा? भाई पता है कि ये मरने वाली हैं, बीमारी हो चुकी है, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोल दिया कि पोल्ट्री फार्म आपका पूरा इन्फेक्ट हो गया है, पूरा का पूरा, सारी की सारी मुर्गियों को बेच दो या दफना दो। वो तो यही बोलेगा डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि एक गड्ढा खोदो, ठीक है, और उस गड्ढे में ले जाकर सारी मुर्गियों को दफना दो, और वो पूरा पीपी किट पहन लेना जैसा वो कोरोना में पहनते थे, नहीं तो तुमको भी हो जाएगा। तो सारे लेबर को वो पीपी किट पहनाएगा, ठीक है, और सारी मुर्गियों को क्या करेगा, क्या करेगा, मार डालेगा, गर्म पानी करेगा और उसमें डाल देगा, ठीक है। जब सारी मुर्गियां मर जाएंगी तो उनका मांस निकाल लेगा और मार्केट में मांस को सप्लाई कर देगा। क्या उसको बेनिफिट हो जाएगा? बोले हाँ सर बिल्कुल बेनिफिट कमा लेगा वो। और यदि दफना देगा तो क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा बेचारे को। भाई दफना देगा, गड़ा देगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और करते ही हैं। आदमी पैसे के लिए, जो हमारा सीवेज जाता है नालियों, शहरों की नालियों से जो पानी जाता है, इतना गंदा पानी, ठीक है, उस गंदे पानी से खेती होती है बहुत सी जगह, क्योंकि पानी नहीं सिंचाई के लिए, तो उस गंदे पानी से भी सिंचाई हो रही है। और इतने सारे केमिकल आप डेली रूटीन में घर में यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे डिटर्जेंट पाउडर आप यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या घरों में यूज होता है, सब जो है नालियों से बहती हुए जाता है। और उस गंदे पानी में कितने सारे केमिकल होंगे, वो खेतों में छिड़काव किए जा रहे हैं वो उस पानी से। तो फिर वहां पर जितने भी सब्जियां होंगी, फल फूल होंगे, वो सारे के सारे पॉइजनस वाले होंगे। आप नहीं खाओगे तो और ठीक रहोगे, लेकिन खाने के बाद बीमार हो जाओगे। तो ये बहुत सी सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं, ठीक है। तो जब भी, ठीक है, ये किसके लिए कहा गया है, दुकानदारों के लिए कहा गया है, घरों के लिए कहा गया कि यदि आप मांस घर में लेकर आते हैं तो आपको उसको कम से कम 76.6 डिग्री सेल्सियस तक, या फ़ारेनहाइट वाली यूनिट है तो फ़ारेनहाइट तक, ठीक है, आपको गर्म करना है, जिससे सारे बैक्टीरिया वायरस उसके क्या हो जाएं, नष्ट हो जाएं, और फिर उसको आप खा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्लियर है, आपको बन जाएगा। मतलब ये है बेटा, आप जो घर में सब्जियां भी लेकर आते हैं ना, कुछ भी आप घर में लेकर आते हैं खाने पीने की चीजें, यदि उसे बॉईल किया जा सके, उसे धुला जा सके, तो यदि गर्म करना है तो फिर आप उसको ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। तो या तो फिर नमक का पानी लें, हल्का सा गुनगुना आप पानी ले लो, या ठंडा पानी भी ले सकते हो। ठंडे पानी में नमक डालें, सारी सब्जियों को उसमें 10-15 मिनट या आधे घंटे तक यदि आप रखोगे तो और अच्छा है, आधे घंटे तक सारी सब्जियों को उसमें रख दें। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो जो सब्जियां आप बना रहे हो उसको ऐसा करो, बाकी सब्जियों को आप नॉर्मली रहने दो। जब यूज करोगे उसके आधे घंटे पहले उसको नमक के घोल में आपको रखना है, क्योंकि नमक भी जो है वो सारे बैक्टीरिया वायरस को क्या कर देता है, मार देता है। यदि आज के समय में सब्जियां खाने का शौक है तो, नहीं तो सारी सब्जियां केमिकल वाली मिल रही हैं, बिना केमिकल के कोई भी किसान नहीं उगा रहा है, ठीक है, सबको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो सेहत, आप देखेंगे डॉक्टर के घर यदि आप जाएंगे तो हर 2 दिन 3 दिन, ठीक है, में लोग बाग बहुत सारे बीमार हो रहे हैं, 2 दिन 3 दिन में बीमार हो रहे हैं लोग, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं बीमार हो जाते हैं अचानक से, कारण यही है क्योंकि सब मिलावट वाला आ रहा है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठंडे पानी में थोड़ा सा नमक डालना है और सारी सब्जियों को उसमें धुलना है जो आप बना रहे वो, क्योंकि नमक के घोल में यदि आप डाल दोगे तो सब्जियां फिर आपको जल्दी बनाना पड़ेगा,
या फिर जो आप डेली डेली बनाते जा रहे हैं उसको धुल धुल के बनाते जाओ, बाकी को आप रखते जाओ। वैसी कोई भी सब्जियां लाए उसको वैसी नॉर्मल धुल लो, फ्रिज में रख दो। जब बनाओगे तो आधे घंटे पहले नमक के पानी में उसको डुबा कर रखना है, फिर साफ पानी में धुलकर फिर बना लो जैसे बनाते हो। तो ये करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आपको बता दिए हैं। आइए अब आगे की ओर चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्या लोग बाग अंडे खाते हैं? अभी तो मांस का बता दिए, बोले हाँ मांस तो खाते हैं। यदि किसी को अंडा खाना है तो क्या यदि मुर्गी को कोई बीमारी होगी तो क्या वो अंडे में भी नजर आएगी? क्या मुर्गी को यदि कोई बीमारी है तो वो उसके मांस में तो नजर आ गई, मुर्गी के मांस में नजर आ गई। तो मांस को हमने क्या किया, मांस को हमने कितना 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 76.6 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर लिया, या तो ये यूनिट या तो ये वाली, इतने में गर्म कर लिया और मांस को हमने बेच दिया या खा लिया। अब किसी को अंडा खाना है तो वो अंडे भी खाते। मार्केट में बहुत बड़ा जो है आज के समय में ट्रेंड हो चुका है एग वाला। एग को तो आदमी जो है वेजिटेरियन बोल दिया ना, गवर्नमेंट ने खुद वेजिटेरियन बोल के जो है मिड डे मील में चला दिया, ठीक है। हाँ, जो है हम शाकाहारी हैं, हम शाकाहारी बोल रहे थे, सबने खा लिए उसको। और आजकल जो जितनी भी मेडिसिन वगैरह बन रही है उसमें अंडे का यूज किया जा रहा है। केक आपके अंडे वाले आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें जो इसमें अंडे मिलाए जा रहे हैं। अंडे का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज के समय में। तो अब यदि आपके पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया किसी को यदि अंडा वगैरह यदि यूज करना है खाने में तो उसको कितना गर्म करना चाहिए तब खाएं? जी, एग वेजिटेबल नहीं है बेटा, वेजिटेरियन बोले हैं, शाकाहारी उसमें रखा गया है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन की कमी होने लगी है इंडिया के लोगों को, तो कहा गया कि भैया अंडे को आप शाकाहारी मान के खा लो, कोई दिक्कत नहीं, वो मांस नहीं है, ऐसा बोल के खा रहे हैं। जी, तो स्टूडेंट्स अंडे जो हैं आप समझिएगा, थोड़ा सा कुछ आपको लॉजिकल चीजें भी सिखाएंगे जो आपको समझ में आएंगी, मजा आएगा। अंडे जो होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इनको किया जाता है 160 फ़ारेनहाइट तक बॉईल। 100 सॉरी ये 110 नहीं था बाबा, इसको सुधार कीजिएगा, आपने फिर भी आंसर नहीं दिया। ये 1 कितना है, 70 है। आप नहीं बताएंगे, लेकिन आप सिर्फ लिखने में बस व्यस्त रहते हैं, बताएंगे नहीं। 110 लिखवाया लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं बोले। 160 फ़ारेनहाइट तक अंडे को गर्म किया जाता है, तो 160 में लगभग कितना जाएगा भाई? 160 वाला जो है लगभग किसके आसपास जाना चाहिए डिग्री सेल्सियस में? तो क्या ये लगभग लगभग 71 70 71 के आसपास में जाएगा? बोलिए सर 71 डिग्री सेल्सियस के आसपास में जाएगा। इस टेम्परेचर पर अंडे को गर्म किया जाता है, जैसे अंडा फ्राई, ठीक है, आपका पता नहीं और क्या क्या आते हैं अंडे के, बहुत सारी चीजें बनती है, बॉयल वाला अंडा, ठीक है, सूप वगैरह, पता नहीं, और मार्केट में बहुत सारी चीजें बन रही हैं, बिक रही हैं। अंडा एक बहुत बड़ा आज के समय में व्यापार है। तो बेटा हाँ, ऑमलेट वगैरह हो गया, चलो वेरी गुड। तो अंडे जो है स्टूडेंट्स ये मुर्गियां नेचुरली देती हैं, नेचुरली अंडे देती हैं, हर 20 दिन 21 दिन में नेचुरली अंडे देती हैं, 2 3 4 कैपेसिटी के आधार पर देती हैं। लेकिन हम जो है क्या हो चुके हैं, लोभी हो चुके हैं, तो हम लोग चलाते हैं कौन सा, लेयरिंग फार्म चला रहे हैं, हम लेयरिंग फार्म चला रहे हैं। लेयरिंग फार्म का मतलब होता है कि हम केवल अंडे के लिए मुर्गियां पाल रहे हैं। तो अंडे के लिए यदि हम मुर्गियां पाल रहे हैं तो हम अंडे का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे हैं। बोले हाँ सर, लेयरिंग फार्म का मतलब होता है जो फार्म केवल अंडे देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेयर फार्म कहते हैं। और जिस फार्म में क्या हो, केवल मांस के लिए पाला जाए, ठीक है, जिस फार्म को केवल किसके लिए पाला जाए, मांस के लिए पाला जाए, तो बताइए उसको क्या कहेंगे भैया, एनीवन? तो बोले उसको कहते हैं वॉयलर फार्म। उसको क्या कहते हैं, वॉयलर कहते हैं। वॉयलर का मतलब क्या होता है, वॉयलर का मतलब होता है ऐसा मुर्गी फार्म जो मांस के लिए चलाया जाता हो। जिस मुर्गी फार्म से मांस बिकेगा वो वॉयलर, जिस मुर्गी फार्म से अंडे ज्यादा बिकेंगे वो लेयर मुर्गी फार्म कहलाएगा।
दो तरीके के फॉर्म चलते हैं, ठीक है, एक बॉयलर और एक लेयर। लेयर मतलब अंडा और बॉयलर मतलब मांस, ठीक है। बोले ठीक है, क्लियर है। तो ये भी पेपर में पूछा गया है, आप लोगों से बन जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं जाने वाली है। अब बच्चों इसके बाद में, ठीक है, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए, जो एग होते हैं, एग, ठीक है, तो स्टूडेंट्स एग को कैसे मेजर करेंगे? एग आर जी मेजर बाय या मेजर इन, अंडे को मापा जाता है, अंडे को मापा जाता है। क्या स्टूडेंट्स अंडे को, ठीक है, किलोमीटर में मापा जाता है, किलोग्राम में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है, ठीक है, डोजन में मापा जाता है, या क्विंटल में मापा जाता है? बताइए किस में मापा जाता है अंडे को? चलिए, अरे वाह, वेरी गुड, अच्छा लगा भैया कि आपने बता दिया। उसको दर्जन में मापते हैं ना, दर्जन में। हाँ, जैसे केले 1 दर्जन मतलब 12 आते हैं। 1 दर्जन यदि आपने बोला, 1 डजन मतलब होता है 12 एग। 1 डजन इक्वल टू क्या होता है? 12 एग होता है। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 1 डजन इक्वल टू हाउ मेनी एग, तो 12 आते हैं 1 डजन में। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि भाई कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं पेपर में। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को बहुत ही, ठीक है, सोच विचार करके देना होगा जवाब उसका, ठीक है। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन निकलते हैं? क्या कुछ लोगों को आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल करते देखा है, स्कूल में करवाते हैं? अंडा रहता है, बोले हाँ अंडा रहता है। नीचे टीचर जो है मोमबत्ती रखवाते थे, अंडे को हम पकड़ते थे हाथों में, हमारे पास में जो है क्या होती थी, मोमबत्तियां होती थी, और मोमबत्तियों से हम लोग जो है वो अंडे को चेक करते थे, अंडे को चेक करते थे। किया है कभी किसी ने? कैंडल, ये कैंडल होती थी आपकी, मोमबत्ती होती थी जी, कैंडल हुआ करती थी, यहां पर आपका अंडा हुआ करता था, अंडा हमारे हाथों में रहता था मतलब, और हम लोग कैंडल के पास लेकर आते थे और कुछ चेक करते थे। स्कूल में ये प्रैक्टिकल करवाते हैं टीचर, 11th-12th में सिखाते हैं हमें। या विजिट पर आप गए होंगे कोई पोल्ट्री फार्म, तो वहां सिखाए होंगे आप लोगों को, और नहीं तो आप कॉलेज में सीखोगे। जी बताइए भाई, क्या क्या करते हैं ये, क्या है ये? जी चलिए, यदि आप लोगों से स्टूडेंट्स पेपर में ये पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन, तो क्या हम ये चेक करते हैं कि क्या बच्चा उसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है? केमिकल के लिए करते हैं। ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, केमिकल के लिए करते हैं। चलिए, और कोई भैया जो केमिकल के लिए करता हो? जी, एनीवन जो रोज केमिकल के लिए करता हो? तो स्टूडेंट्स ये जो प्रैक्टिकल है ये इसलिए किया जाता है कि भैया पता चल सके कि जो अंडा है उसके अंदर बच्चा सही से बन रहा है या नहीं है। जैसे आप इंसानों की सोनोग्राफी नहीं करवाते क्या? 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है महिलाओं के। बोले हाँ सर, 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है, फिर तीसरे महीने जाके क्यों सोनोग्राफी करवा लेते हो? तीसरे चौथे महीने के आसपास में होती है, टारगेट वाली 5वें महीने में होती है। तीन तीन सोनोग्राफी बेसिकली हो रही ना आज के समय में महिलाओं की। इंसानों में महिलाओं की सोनोग्राफी एक क्या हो रही है, एक तीसरे महीने में होती है, एक लगभग 5वें महीने के आसपास में, और एक 7वें 8वें महीने में कराते हैं। ये मंथ में कराते हैं, इंसानों की बता रहे हैं। आपके भी कल को बच्चे होंगे तो आप भी ये 3 सोनोग्राफी से गुजरेंगे। एक तीसरे कराते हैं कि भैया हमारा जो बच्चा है वो वास्तव में सही बना है या नहीं बना है, बच्चा सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। बच्चे, भैया बच्चा पेट में है, ठीक है,
गर्भधारण हो गया, प्रेग्नेंट हो गई कोई लेडी, ठीक है, आप बहुत खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं घर में, और पता चले बच्चा जो है वो पेट में मरा हुआ हो, फिर क्या करोगे? नहीं रख सकते ना भाई। 9 महीने रख सकते हो क्या पेट में? बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेंगी ना, आप बीमार हो सकते हैं, महिलाओं की डेथ भी हो सकती है। तो यदि, ठीक है, ये हमें पहले पता चल जाए कि भैया बच्चा स्वस्थ है, हार्ट रेट बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, पल्स बिल्कुल बढ़िया चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या हम प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाएंगे या अबॉर्शन करवा लेंगे? फिर वो अबॉर्शन लीगल होता है, ठीक है। 3 महीने में यदि बच्चा सही नहीं बनता तो अबॉर्शन लीगल होता है, आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर लिख देता है कि भैया बच्चा जो है वो सही से नहीं बन पाया है, इमेच्योर बच्चा है, परिपक्व बच्चा नहीं है, तो बच्चा क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, जैसे अपन कहते हैं बच्चा गिरा दिए, अबॉर्शन करवा लेते हैं, चाहे वो कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन बच्चा यदि नहीं बना है तो कर देते हैं, ऐसा लीगल है, कहीं भी करवा सकते हैं आप, फिर डॉक्टर लिख के देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान के चलो 3 महीने की करा लिए, अब 3 महीने के बाद में क्या करते हैं, 5 महीने की भी कराती है, टारगेट वाली होती है, शायद सुना होगा आप लोगों ने, सब बता रहे हैं आपको, इंसानों का भी जानवरों का सब सिखा रहे हैं, सीखो, ठीक है। तो टारगेट वाली क्यों होती है? टारगेट वाली का मतलब होता है, ठीक है, कि भैया बच्चे का हाथ अच्छे से बना है नहीं बना है, 5 उंगलियां बनी है नहीं बनी है, हाथों की पैरों की, नाक बनी है या नहीं बनी है, दोनों आंखें बनी है या नहीं बनी है, ओंठ बने हैं या नहीं बने हैं, ये सारी चीजें चेक करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फीमेल पार्ट बना है तो क्या फीमेल पार्ट सही से बना है नहीं बना है, ठीक है, मेल पार्ट बना है तो मेल पार्ट सही से बना है या नहीं बना है, ये सब चेक होते हैं टारगेट सोनोग्राफी में। लेकिन डॉक्टर आप लोगों को लिंग नहीं बताता है कि ये बच्चा है, लड़का ही है या लड़की है, उनको पता चल जाता है, और वो देखने से भी पता चल जाता है, ठीक है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको अंदर बुलाते हैं, महिलाओं के साथ में एक व्यक्ति की अंदर एंट्री रहती है, वो देख सकता है, ठीक है, कि बच्चा कैसा कैसा बन रहा है, ठीक है, तो वो चेक समझ में आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम जब कंसीव हुई थी तब मैं ही गया था, ठीक है, तो मैं जैसे ही वो सोनोग्राफी कर रहे थे वो 2 मिनट में जजमेंट हो गया कि ये लड़का है, तुरंत समझ में आ गया था मुझे देखकर, क्योंकि मैं वही, हम साइंस वाले ही हैं, दिन भर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इतना तो नॉलेज है कि भाई, ठीक है, वो मशीन घुमा रहे हैं तो कहां से क्या समझ में आ जाता है, लेकिन जो नए लोग रहते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए टारगेट होती है, टारगेट होकर डॉक्टर बता देता है कि भैया ये लड़का है या लड़की है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लड़का हो लड़की हो दोनों बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई बॉडी पार्ट सही से बने हैं या नहीं बने, पता चले एक बच्चे का हाथ ही नहीं बना, मतलब हाथ का ये आप लोगों का जो फिंगर वाला भाग है ये नहीं बना, तो क्या उस बच्चे को आप रखाना चाहेंगे? आपके ऊपर है, आप नहीं रखाना चाहते, डॉक्टर लिख के दे देगा कि भैया बच्चा जो है वो पूरा नहीं बना हुआ है, तो ये चाहते हैं कि अबॉर्शन हो जाए। तो 5वां महीना लास्ट है, 5वां महीना लास्ट है, इसके बाद में आप बच्चे को, ठीक है, जन्म देना ही पड़ेगा, 5वें महीने तक आप बच्चा गिरा सकते हैं, ये लास्ट स्टेज होती है, गवर्नमेंट खुद कहती है कि भैया आप चेक कर लो, 5वें महीने तक सब कुछ ठीक होना चाहिए बच्चे में। अब आपको पता चला कि भैया बच्चे की एक आंख नहीं बन पाई, आपको पता चला कि भैया बच्चे का जो है वो मेल पार्ट नहीं बन पाया, आपको पता चल गया कि भैया ये ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, हाँ, जो, ठीक है, ताली बजाने वाले आते हैं आपके इलाके में, ये वो बच्चा है, तो क्या आप उस बच्चे को जन्म देना चाहते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ देना चाहते हैं, तो भैया फिर प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू चलेगी। यदि आप चाहते हैं कि भैया हम जन्म नहीं देना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी फिर कंटिन्यू नहीं रहेगी, हाँ, हिजड़े जैसे हम लोग कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई? चलिए, ठीक है, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। तो ये सब करवाए जाते हैं बेटा, ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। पता चला किसी का घुटना नहीं बना, पता चला रीढ़ की हड्डी नहीं बनी, स्पाइन कॉर्ड नहीं बना, रीढ़ की हड्डी नहीं बनी, बच्चा पैदा होगा जीवन भर जो बिस्तर में लेटा रहेगा, कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, उनका बच्चा पैदा हुआ, आज तक कभी बिस्तर से नहीं उठ पाया, सब कुछ ठीक बना लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं बन पाई। जैसे वो क्रिस 3 मूवी आपने देखा होगा, उसमें विवेक ओबराय हमेशा व्हील चेयर में बैठता है, उससे खड़े होते नहीं बनता है, देखा था क्या? हाँ, तो ऐसे बच्चे रियल में होते हैं,
तो बॉडी पार्ट सब सही से बन रहा है या नहीं बन रहा है वो चेक किया जाता है टारगेट सोनोग्राफी में। और लास्ट वाली ये चेक करते हैं कि भैया बच्चा कितना बड़ा हो चुका है, बच्चे का कितना वजन हो चुका है। इस समय बता दिया जाता है सोनोग्राफी देख के कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या आपका सीजर होने वाला है। सर्जरी से बच्चा होगा या नॉर्मल हो जाएगा वो 7वें महीने या 8वें महीने में जब भी वो लास्ट में होती है उससे पता चल जाता है। तो ये 3 टाइप की सोनोग्राफी होती है। बस ये भी अंडे की सोनोग्राफी है। हम अंडे की क्या कर रहे हैं, सोनोग्राफी कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि अंडे में बच्चा बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि हमें पता चल गया कि भैया बच्चा सही से नहीं बन रहा है तो इस अंडे को हम लोग मार्केट में बेच देंगे ना बाबा। उससे चूजा निकालने से क्या मतलब, चूजा अपाहिज होगा, चूजा किसी काम का नहीं रहेगा, वो वैसे ही मर जाएगा। फिर तो चूजा भी नहीं बिकेगा, चूजा भी नहीं बिकेगा। तो जब भी मुर्गियां अंडे देती हैं तो हम उसको किस में रखते हैं, कौन सी मशीन में रखते हैं भैया बताओ। अंडे को किस मशीन में रखा जाता है, जल्दी बताइए, कौन सी मशीन में रखते हैं। हैचरी में रखते हैं, ओके। इंक्यूबेटर में रखते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं, ओके ठीक है। इंक्यूबेटर में क्या हैचरी भी होता है, तो बोले यस सर, उसको हम लोग हैचिंग भी कहते हैं। अंडे को हमने एक मशीन में रख दिया गर्म तापमान देने के लिए। हमने क्या किया, गर्म तापमान देने के लिए मुर्गी को रख दिया, ठीक है। बोले यस सर, बिल्कुल रख दिए। क्या होगा भैया यदि हमने रख दिया तो क्या होगा इससे, बोल सर मुर्गियों को टेम्परेचर मिलता रहेगा, मतलब अंडे को टेम्परेचर मिलता रहेगा, अंडे खराब नहीं होंगे, अंडे को टेम्परेचर मिलता रहेगा। देखा क्या आप लोगों ने मशीन, हैचिंग मशीन सभी लोगों ने देखा है या नहीं देखा है। जैसे हमारे घरों में फ्रिज होती है वैसी ही हैचिंग मशीन होती है। मैं आपको दिखा देता हूं यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो हैचिंग मशीन कैसी होती है वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है हम लोगों से, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स आप लोगों की हैचिंग मशीन, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखो ये अंडे रखे हुए हैं पूरे ट्रे के रूप में, और ऊपर से क्या है एक टेम्परेचर जो है वो सारे अंडे को मिलता रहेगा। अब भाई जिनका कोई बड़ा, ठीक है, हैचरी सेंटर होगा, ठीक है, जिनके पास मान चलो किसी के पास में 1000 मुर्गियां होंगी, वो क्या करेगा भाई, जिनके पास में 1000 मुर्गियां होंगी वो क्या करेगा बताओ मुझे। बोल सर उसके पास में तो ये सारे सुविधाएं होंगी कि नहीं होंगी, बोल सर बिल्कुल होंगी, ठीक है। तो वो इस तरीके से रखता है और ऊपर इस तरीके से लाइट लगे होते हैं। यदि आप दूसरी मशीन देखेंगे तो देखो ऊपर एक टेम्परेचर लगा हुआ है, एक टेम्परेचर मशीन लगी है ऊपर, और नीचे अंडे रखे हैं, लाइट वगैरह लगा हुआ है। लाइट से क्या आती, गर्माहट आती है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, ऊपर वाला टेम्परेचर बताते जाता है अंडे का। तो उस अंडे में जब हम बच्चे रखेंगे तो 3 दिन बाद निकाल के देखेंगे। कितने दिन बाद निकाल के देखेंगे, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, कितने दिन बाद निकाल के देखेंगे कि भैया उसमें बच्चा बन रहा है या नहीं बन रहा है। और यदि नहीं बन रहा तो उस अंडे को अलग कर देंगे, उसको मार्केट में बेच देंगे, ठीक है। 21 दिन तक, ओके। 21 दिन बाद तो उससे बच्चा निकल ही जाएगा बेटा, उससे तो बच्चा निकल ही जाएगा। फिर क्या पता करना 21 दिन बाद, 9 महीने बाद में आपके घर में बच्चा हो गया, फिर चेक करो, अरे बोले आप सोनोग्राफी करा के देखो बच्चा कैसा हो गया, वो तो निकल ही गया, आप देख लो उसको कैसा पैदा हुआ है। मुर्गियों का जो बच्चा है वो 21 दिन में जन्म ले लेता है अंडे में से, तो चेक करना पड़ेगा पहले ही कि बच्चा बना है या नहीं बना है। पेपर में आया है क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेज does a candle light test tells us about chicken egg या chicken being formed inside an egg। जी पेपर में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन हमारे पेपर में, मोमबत्ती की रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी का परीक्षण हम अंडे के अंदर
अंडे के अंदर चिकन बनने, चिकन मतलब मुर्गी बनने, बच्चा बनने, चिकन बनने, ठीक है, के बारे में, के बारे में कितने दिनों बाद, कितने दिनों बाद करते हैं। कितने दिन का हमें लगभग समय लग जाता है कि हम चेक करें कि भैया बच्चा बन रहा है या नहीं बन रहा, नहीं तो हम सीधे उस अंडे को मार्केट में बेच देंगे तो पैसा मिल जाएगा अंडे का। 3 से 4 दिन में करेंगे या 5 से 7 दिन में बढ़िया है, या 10 से 12 दिन का समय लग जाएगा, या 20 से 22 दिन का समय लग जाएगा। कितने दिन का समय लगेगा जरा मुझे बताइए, कितने दिन का समय लगेगा? ओके, आप आंसर देना चाह रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, वेरी गुड जी, बहुत शानदार। आप यहां पर ऑप्शन नंबर देना चाह रहे हैं 10 से 12 दिन। बेटा 10 से 12 दिन, देखो हाईएस्ट 21 दिन में बच्चा जाता, 20 से 21 दिन में क्या निकल जाता है, बच्चा निकल जाता है। 20 से 21 दिन में बच्चा वैसे ही निकल जाएगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अंडा फूट जाएगा, उसमें से बच्चा निकल जाएगा 20 से 21 दिन में। हमें उससे पहले चेक करना होगा, तो 5 से 7 दिन में बच्चा कैसा बन रहा है वो समझ में नहीं आएगा। बच्चा बन रहा है उसके अंदर या नहीं बन रहा है, उसका 5 से 7 दिन के अंदर में सिर बन जाएगा, पैर बन जाएंगे। बेटा एक बच्चे का जो विकास है वो 3 महीने में हो जाता है इंसानों का। इंसानों के बच्चों का जो निर्माण है वो सब हो जाता है। आपने सुना होगा बच्चे बनते हैं, पहले आपका भ्रूण बनता है, पहले सिर बन रहा है, पैर बन रहा है, फिर हाथ बन रहा है, सब छोटे छोटे बन जाते हैं। और फिर बाकी समय तक क्या होता है, उनमें विकास होता है, उनमें मांस आता है, खून बनेगा, ठीक है, वो और उनका वजन बढ़ते जाता है। याद रखिएगा, आपको नहीं मालूम होगा जो 9 महीने होते हैं महिलाओं के, उसमें कौन सा भाग कब बनता है आपको अभी तक नहीं मालूम है, पक्का नहीं मालूम होगा। हमको क्या सर, हम पैदा हो गए, बात खत्म। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुर्गियों के जो अंडे, ठीक है, हम देखेंगे वो 5 से 7 दिनों में देखेंगे। और 5 से 7 दिनों में देखेंगे तो क्या समझ में जाएगा हमें कि भैया चूजा सही से बन रहा है या नहीं बन रहा है। चीक मतलब होता है चूजा, तो चूजा वास्तव में सही बन रहा है या नहीं बन रहा है वो हम चेक कर लेंगे। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। पूरा टॉपिक आपको हमने क्लियर कर दिए हैं, बन जाएगा। चलिए, सभी लोगों से बनेंगे। ये सारे क्वेश्चन जितने अभी बताए हैं ये सब पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। चलिए, तो बच्चों ये जो बच्चे चेक करने की प्रोसेस है, ठीक है, जो बच्चे चेक करने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अंडे में चूजे देखने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहते हैं इस विधि को? ये जो विधि हमने यूज किया है, इस विधि का कोई ना कोई तो नाम रखा गया होगा ना भाई जी, बताइए क्या कहते हैं इस विधि को? तो बच्चों इसे कहा जाता है कैंडलिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैंडलिंग के नाम से जानते हैं। यदि आ जाए तो बनना चाहिए। कई बार लोग बाग लिखने वाले जो हैं इसको, ठीक है, कैंडलिंग भी लिख देते हैं, के साथ भी लिख देते हैं। घबराइएगा मत, वो यही है, लिखने का सिर्फ तरीका बदला है, स्पेलिंग में कई बार ऐसा हो जाता है। तो यदि पेपर में दिया आता है तो बनेगा आप लोगों को सब बिल्कुल, ठीक है, बेसिक से लेकर सारी चीजें आप लोगों को हमने क्लियर कर दिए हैं। चलिए, बन जाएगा। चलिए, अच्छी बात है भाई, क्लियर है, वेरी गुड। चलो, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था आप लोगों का। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। फिर बाय बाय, टेक केयर।